विश्वास एक महान शक्ति है, बिना विश्वास के कोई काम हो ही नहीं सकता। बिल्कुल, कोई भी लक्ष्य हासिल करने के लिए हमें खुद पर विश्वास होना बहुत जरूरी है। और सबसे बड़ी बात ये अमृता, अगर आपको खुद पर विश्वास नहीं हो तो परमात्मा भी हमारी मदद नहीं कर सकता। बिल्कुल, लेकिन प्रतिबिंब विश्वास और अविश्वास जो है या आत्मविश्वास है, उसमें थोड़ा सा अंतर होता है। आपको अपने ऊपर विश्वास है, ये अच्छी बात है, लेकिन अगर आपको अंधविश्वास है तो आप निश्चित रूप से गलतफहमी का शिकार ठीक कह रही हो अमृता। विश्वास और अंधविश्वास में थोड़ा सा ही फर्क होता है। मैं कर सकता हूं ये विश्वास होता है और मैं ही कर सकता हूं ये अंधविश्वास होता है। अंधविश्वास को छोड़िए, विश्वास के साथ आगे बढ़िए, सफलता आपके कदम चूमेगी। हेलो इंडिया, मैं हूं प्रतिबिंब शर्मा। हेलो इंडिया, मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। जी हाँ, आज का हेलो इंडिया शुरू करते हैं और हेलो इंडिया में क्या कुछ रहने वाला है वो जानने के लिए देखेंगे हेलो इंडिया हाइलाइट्स। सबसे पहले बात होगी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और राज्यवार खबरों की। आज इंटरनेशनल नर्स डे है, जानेंगे मानवता की सेवा में लगी परिचारिकाओं के इस महत्वपूर्ण दिन के बारे में। साल 2020 में आज ही के दिन आत्मनिर्भर भारत की नींव पड़ी। जानेंगे कैसे इस अभियान ने देश को बनाया आत्मनिर्भर। और गतिविधियों के जरिए जानेंगे आज देश में कौन कौन से बड़े कार्यक्रम होने वाले हैं। और इसी के तहत पलटेंगे इतिहास के पन्नों को, जानेंगे आज के दिन से जुड़ा इतिहास क्या कहता है। तो हेलो इंडिया में आज होगा बहुत कुछ खास। अगले आधे घंटे जुड़े रहिए हमारे साथ। बिल्कुल, शुरुआत करेंगे राष्ट्रीय समाचारों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम दूसरे वैश्विक कोविड-19 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। इसकी मेजबानी अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन कर रहे हैं। वर्चुअली आयोजित इस शिखर सम्मेलन में कोविड महामारी की चुनौतियों से निपटने के नए कदमों और मजबूत वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा ढांचा तैयार करने के बारे में चर्चा होगी। प्रधानमंत्री शिखर सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में महामारी की थकान की रोकथाम और तैयारियों की प्राथमिकता विषय पर अपना संबोधन देंगे। प्रधानमंत्री ने प्रथम वैश्विक कोविड शिखर बैठक में 22 मई 2021 को भी हिस्सा लिया था। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला का अरुणाचल प्रदेश के 3 दिवसीय दौरे पर वो हैं और आज वे राष्ट्रमंडल संसदीय संघ सम्मेलन का शुभारंभ करेंगे। राष्ट्रमंडल संसदीय संघ भारत क्षेत्र जोन 3 सम्मेलन अरुणाचल प्रदेश विधानसभा में आयोजित किया जा रहा है। इसके जरिए लोकतांत्रिक संस्थाओं को मजबूत बनाने पर होगा जोर। सुप्रीम कोर्ट ने राजद्रोह के मामलों में सभी कार्रवाइयों पर फिलहाल रोक लगा दी है। साथ ही अदालत ने यह भी कहा है कि केंद्र हो या राज्य सरकार 124A के तहत कोई FIR दर्ज नहीं की जाएगी। प्रावधान की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर जुलाई के तीसरे सप्ताह में सुनवाई होगी। तब तक केंद्र के पास प्रावधान पर फिर से गौर करने का समय भी होगा। सीबीआई ने FCRA उल्लंघनों पर 40 स्थानों पर तलाशी के दौरान 14 लोगों को गिरफ्तार किया है। इस दौरान 3.21 करोड़ रुपए बरामद किए गए। मंत्रालय की शिकायत पर 10 मई को गृह मंत्रालय के FCRA डिवीजन के 7 अधिकारियों और NIC बिचौलियों और NGO प्रतिनिधियों सहित 36 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने बुधवार को स्लोवाकिया, सूडान और नेपाल के राजदूतों के परिचय पत्र स्वीकार किए। राष्ट्रपति ने तीनों राजदूतों से अलग अलग बातचीत की और उन्हें उनकी नियुक्ति पर बधाई दी। राष्ट्रपति ने भारत के साथ इन देशों के मित्रतापूर्ण और बहुआयामी संबंधों का भी उल्लेख किया और द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत बनाने पर जोर दिया। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भ्रष्टाचार व अन्य गंभीर मामलों में घिरे निदेशक और कार्यकारी निदेशक स्तर के 19 अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया है। कामकाज की समीक्षा और आरोपों की जांच के बाद अधिकारियों के खिलाफ ये कार्रवाई की गई है।
देश में अब तक 190.65 करोड़ लोगों को कोविड रोधी टीका लगाया गया है। एक दिन में कोविड-19 के 2,897 नए मामले सामने भी आए हैं। देश में कोविड-19 के उपचाराधीन मरीजों की संख्या घटकर 19,494 हो गई है, जो कुल मामलों का 0.05% है। पिछले 24 घंटे में उपचाराधीन मरीजों की संख्या में 143 की कमी दर्ज की गई है। और अब खबरें राज्यों से। आगरा के ताजमहल के 22 कमरों को खुलवाने की मांग वाली अयोध्या के भाजपा नेता की याचिका पर मंगलवार को इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में सुनवाई नहीं हो सकी। इलाहाबाद हाई कोर्ट के वकीलों की हड़ताल के कारण ये सुनवाई टालनी पड़ी। झारखंड के खनन सचिव पूजा सिंघल को प्रवर्तन निदेशालय ने गिरफ्तार कर लिया है। ईडी ने ये गिरफ्तारी खूंटी में मनरेगा निधि के कथित गबन और अन्य आरोपों से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में की। पूजा सिंघल को 2 दिनों की पूछताछ के बाद बुधवार को गिरफ्तार किया गया है। जहां इस बीच पुलिस महानिदेशक मुकुल गोयल को हटा दिया गया है। उनको डीजी नागरिक सुरक्षा के पद पर भेज दिया गया है। पुलिस महानिदेशक मुकुल गोयल को शासकीय कार्यों की अवहेलना करने, विभागीय कार्यों में रुचि न लेने और अकर्मण्यता के चलते डीजीपी पद से मुक्त करते हुए डीजी नागरिक सुरक्षा के पद पर भेज दिया गया है। मध्य प्रदेश में एक बार फिर से भोजशाला विवाद सुर्खियों में है। एमपी हाई कोर्ट ने ऐतिहासिक धार शहर की भोजशाला पर हिंदू पक्ष के दावे को लेकर बुधवार को केंद्र और राज्य की सरकारों के साथ ही भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया। भोजशाला एएसआई संरक्षित स्मारक है। हिंदुओं का ये दावा है कि भोजशाला सरस्वती का मंदिर है, जबकि मुस्लिम इसे कमाल मौला का मस्जिद बताते हैं। कर्नाटक में रात 10 बजे से सुबह 6 बजे के बीच लाउड स्पीकर का उपयोग नहीं किया जा सकता। कर्नाटक सरकार द्वारा अजान और हनुमान चालीसा विवाद के बाद लाउड स्पीकर के उपयोग के संबंध में एक परिपत्र जारी करने के साथ राज्य के गृह मंत्री आरागा ज्ञानेंद्र ने कहा कि इसके कार्यान्वयन की कड़ाई से निगरानी की जाएगी और किसी भी उल्लंघन के मामलों में कानून के अनुसार भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और आपको बता दें कि हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने ये कहा है कि राज्य में आतंकवाद रोधी दस्ते का गठन किया जाएगा, जिसमें पुलिस उप महानिरीक्षक और पुलिस अधीक्षक स्तर के अधिकारी होंगे। पड़ोसी पंजाब की मोहाली में पुलिस की एक इमारत पर रॉकेट से ग्रेनेड दागने और करनाल में संदिग्ध खालिस्तानी आतंकवादियों की गिरफ्तारी के कुछ ही दिन बाद विज ने एटीएस गठन का ऐलान किया है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने हिमाचल प्रदेश में स्वास्थ्य क्षेत्र के विभिन्न प्रोजेक्ट्स के बारे में अवगत भी करवाया। उन्होंने कहा कि हिमाचल पूरे एशिया का सबसे बड़ा फार्मा हब है, जिसे और भी मजबूत बनाना होगा। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने राजस्थान में सत्ता परिवर्तन का आह्वान करते हुए पार्टी कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दिया। जेपी नड्डा ने कहा कि राज्य को डबल इंजन वाली सरकार चाहिए। उन्होंने राज्य की मौजूदा कांग्रेस सरकार को जन विरोधी करार देते हुए कहा कि इसे सत्ता में बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोक भवन में कोविड-19 के संदर्भ में टीम 9 के अधिकारियों और मंत्रियों के साथ बैठक की और चौथी लहर की आशंका के बीच कोविड प्रबंधन के लिए दिशा निर्देश जारी किए। और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने सरकारी और पंचायती जमीनों से अवैध कब्जा छोड़ने की अपील की है। उन्होंने कहा कि जिन्होंने सरकारी या पंचायत की जमीन पर अवैध कब्जा किया है, वो अवैध कब्जा 31 मई तक छोड़ दें, नहीं तो कार्रवाई की जाएगी। अरुणाचल प्रदेश सरकार ने राज्य में बांस की खेती और विकास के लिए क्रेडियोस और हाइडल कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ MOU पर दस्तखत कर दिए हैं। इस समझौते के तहत 1 लाख हेक्टेयर वन और गांव की जमीन पर बांस के पेड़ लगाए जाएंगे। इस समझौते के तहत 10 वर्षों में 10 करोड़ कार्बन क्रेडिट की खेती की जाएगी, जिसकी कीमत इस अवधि में 1.5 अरब डॉलर होगी। भीषण चक्रवात आसानी तूफान में तब्दील होते हुए
उत्तर तटीय आंध्र प्रदेश की ओर बढ़ गया है। राज्य के नरसापुर में 34 किलोमीटर भीतर तक इसका असर दिखाई दिया। तूफान ने आंध्र प्रदेश के कृष्णा के निचले इलाकों, पूर्वी और पश्चिम गोदावरी जिलों, पुडुचेरी के यानम में बाढ़ आ सकती है। आईएमडी चक्रवाती तूफान पर नजर बनाए हुए है। चक्रवात आसानी के कारण ओडिशा और पश्चिम बंगाल के कई हिस्सों में भारी बारिश होने की संभावना है। ओडिशा सरकार ने 5 दक्षिणी जिलों मलकानगिरी, कोरापुट, रायगढ़, गंजाम और गजपति में हाई अलर्ट जारी किया है। दिल्ली में शुक्रवार से फिर से भारी लू चलने की आशंका है। इस बीच दिल्ली में अधिकतम तापमान 40 डिग्री के आसपास दर्ज किया गया। मौसम विभाग के मुताबिक चक्रवात आसानी के प्रभाव से चल रही पूर्वइया हवाओं की वजह से फिलहाल पारा नीचे रहा है। और अब खबरें दुनिया भर से। श्रीलंका में बढ़ते आर्थिक और राजनीतिक संकट के बीच राष्ट्रपति गोतबाया राजपक्षे ने बड़ा ऐलान किया है। राष्ट्र को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि एक सप्ताह के भीतर नए प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाएगी और नए मंत्रिमंडल का भी गठन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पार्टी के नेता देश में नई सरकार बनाने में लगातार लगे हुए हैं। WHO के यूरोपीय देशों ने मॉस्को कार्यालय को स्थानांतरित किया जाने की मांग की है। ये मांग उस समय की गई जब यूक्रेन के प्राकृतिक गैस पाइपलाइन ऑपरेटर ने देश के पूर्व में एक प्रमुख हब के माध्यम से रूसी शिपमेंट को रोक दिया। फिनलैंड के राष्ट्रपति सॉली निनिस्टो ने कहा कि नार्डिक देशों का नाटो में शामिल होना किसी देश के खिलाफ नहीं है। रूस नार्डिक देशों के नाटो में शामिल होने पर गंभीर परिणाम की चेतावनी दे चुका है। और इसी बीच यूक्रेन ने रूसी सैनिकों के कब्जे वाले अपने देश के 4 गांवों को रूसी सैनिकों को खदेड़कर वापस ले लेने का दावा किया है। उत्तर कोरिया की राजधानी प्योंगयांग में कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट से संक्रमित पहला मामला सामने आया है। मरीज को आइसोलेट कर दिया गया है। उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन ने देश में कोरोना वायरस का पहला केस मिलने के बाद गुरुवार से राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन लगा दिया है। किम ने इसे नेशनल इमरजेंसी बताया है। उत्तर कोरियाई तानाशाह ने कोरोना के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए अधिकारियों से कोविड गाइडलाइन को अधिकतम स्तर तक बढ़ाने का आदेश दिया। चाबहार पर सहमति। भारत और उज्बेकिस्तान के बीच बुधवार को दोनों देशों के बीच व्यापार संबंधों को मजबूत बनाने को लेकर हुई बैठक में चाबहार बंदरगाह की पूरी क्षमता का इस्तेमाल करने पर सहमत हो गए हैं। दोनों पक्ष दिल्ली में आयोजित भारत उज्बेकिस्तान विदेश कार्यालय परामर्श के 15वें दौर के दौरान व्यापार को बढ़ावा देने के लिए संपर्क बढ़ाने के लिए कदम उठाने पर भी सहमत हुए। यूरोपीय संघ ने कोरोना वायरस संबंधी पाबंदियों में ढील के बीच अगले सप्ताह से हवाई अड्डों और विमानों में मास्क पहनने की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया है। हवाई यात्रा को सामान्य बनाने की दिशा में ये एक बड़ा कदम माना जा रहा है। और आइए अब नजर डाल लेते हैं आज की गतिविधियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 10:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उत्कर्ष समारोह को संबोधित करेंगे। इसके साथ ही लोगों को वित्तीय सहायता सुनिश्चित करने वाली 4 प्रमुख राज्य सरकार की योजनाओं की उपलब्धि को चिन्हित करने के लिए भरूच में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इसके अलावा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण दिल्ली में बिहार इन्वेस्टर्स मीट का उद्घाटन करेंगी। साथ ही म्यूनिख जर्मनी में इंटरसोलर यूरोप 2022 के दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री भगवंत खुबा भारत के सौर ऊर्जा बाजार को संबोधित करेंगे। और इसके साथ ही अप्रैल के लिए खुदरा मुद्रास्फीति के आंकड़े आज माफ कीजिएगा आज जारी किए जाएंगे। और इसके साथ ही वित्त संबंधी समिति, वाणिज्य पर समिति, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संबंधी समिति की बैठक आज होनी है। और इसके साथ ही तमाम खबरें हैं। सबऑर्डिनेटर लेजिस्लेशन कमेटी की बैठक होगी। जैविक विविधता संशोधन विधेयक 2021 पर संयुक्त समिति की भी बैठक आज होनी है। तो ये थी आज की गतिविधियां। और अब आज इंटरनेशनल डे के अवसर पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने ट्वीट संदेश के माध्यम से क्या कुछ कहा वो बताते हैं। नरसिंह बिरादरी के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का ये अवसर है, उन्होंने कहा, जिसे मानवता की निस्वार्थ सेवा के लिए पहचाना जाता है।
जीवन और सार्वजनिक स्वास्थ्य की रक्षा के लिए उनकी गहरी प्रतिबद्धता काबिले तारीफ है। और नर्सिंग डे की बात की है, अभी प्रतिबिंब जिसका जिक्र कर रहे थे, हमारे लोकसभा अध्यक्ष ने भी उसको लेकर आज शुभकामनाएं दी हैं। दरअसल बीमार या रोगी के स्वास्थ्य के लिए एक डॉक्टर की जो भूमिका होती है बहुत महत्वपूर्ण होती है, लेकिन हेल्थ सेक्टर में डॉक्टर के साथ ही नर्स भी अहम रोल निभाती है। कोरोना काल में डॉक्टर और नर्स कोरोना वॉरियर्स या योद्धा कहलाए। उनके इसी सेवा भाव को सम्मान देने के लिए 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है। क्या आपको पता है कि नर्स दिवस मनाने की शुरुआत क्यों और कब हुई? आखिर किस नर्स की सेवा भाव को लोगों ने नोटिस किया और इस दिन को समर्पित किया? अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस के मौके पर जानिए इस दिन का इतिहास और महत्व। एक मरीज की जिंदगी बचाने में जितना योगदान डॉक्टर का होता है, उतना ही एक नर्स का, जो अपनी परवाह किए बिना मरीज की तन मन से सेवा कर उसकी जान बचाती है, अपने घर और परिवार से दूर रहती है। तो नर्सिंग को स्वास्थ्य पेशे में एक अहम कड़ी माना जाता है। नर्सों के काम को समझना, समाज में अधिक लोगों को इस पेशे के लिए प्रोत्साहित करना और उन्हें सम्मान देने के उद्देश्य से हर साल 12 मई को इंटरनेशनल नर्स डे मनाया जाता है। इसी दिन 1820 को फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जन्म हुआ था। इन्हें दुनिया की पहली प्रोफेशनल नर्स कहा जाता है। इन्होंने क्रीमियम युद्ध के दौरान लालटेन लेकर घायल ब्रिटिश सैनिकों की देखभाल की थी। इस वजह से इन्हें लेडी विद द लैंप भी कहा गया। इस दिवस की शुरुआत साल 1965 में की गई थी। तब से लेकर आज तक ये दिन इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सेज द्वारा अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस के रूप में मनाया जाता है। और अमृता, अब वक्त है ब्रेक का, लेकिन ब्रेक पर जाते जाते हम संसद ट्रिविया के बारे में हम आपको बताएंगे। संसद से जुड़ी हुई एक खास जानकारी कि केंद्रीय कक्ष जो है संसद भवन का, वो इतना महत्वपूर्ण आखिरकार क्यों है? बिल्कुल, और जब ब्रेक से वापस लौटेंगे तो हर रोज की तरह पलटेंगे इतिहास के पन्नों को। तो रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आज गुलफाम अहमद शास्त्रीय परंपरा के भारत के इकलौते रबाब वादक हैं। कई पीढ़ियों पहले इनका परिवार अफगानिस्तान से आकर भारत में बस गया था और इस परिवार ने रबाब को लोगों तक पहुंचाया। ये साजों को बचाना तो हम लोगों की जिम्मेदारी है, जो खानदानी लोग हैं। मैं द्रौपदी गिविरी सिक्किम से हूँ और 1986 से मैं विकलांग लोगों के लिए काम कर रही हूँ। 2001 से अभी तक हमने 4000 से भी ज़्यादा आर्टिफिशियल लिम्स बनाया। स्वामी शिवानंद जी ने अपना पूरा जीवन मानव कल्याण के प्रति समर्पित कर दिया। स्वामी शिवानंद का मानना है कि योग और प्राणायाम को अपनाकर लंबी और निरोगी उम्र पाई जा सकती है। आपातकाल के दौरान प्रेस और अभिव्यक्ति की आज़ादी को कुचलने वाले कानून को भी 1977 में संसद ने रद्द कर दिया। इस तरह के कानून के अंतर्गत सिर्फ मैं ही नहीं, भारत की हजारों संख्या के लोग नजरबंद किए गए थे और लाखों की संख्या में उनके जो परिवार के सदस्य और उनके ऊपर जो विपत्ति ढाई गई थी, इसी कानून को समाप्त करने की बात है, जिसका कि मैं हृदय से स्वागत करता हूँ। हेलो इंडिया ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसे कि ब्रेक पर जाने से पहले अमृता ने कहा था कि ब्रेक के बाद जब हम वापस लौटेंगे तो जानेंगे आज का इतिहास। बिल्कुल, जानते हैं 12 मई में इतिहास के पन्नों में क्या कुछ खास घटनाएं हैं दर्ज। आइए देखते हैं।
12 मई वर्ष 1459 में जोधपुर शहर की स्थापना हुई। ब्लू सिटी के नाम से प्रसिद्ध यह शहर राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। इस समृद्ध शहर का इतिहास राठौड़ वंश के इर्द गिर्द घूमता है। राठौड़ वंश के प्रमुख राव जोधा ने इसकी स्थापना की थी। जोधपुर थार के रेगिस्तान के बीच अपने ढेरों शानदार महलों, दुर्गों और मंदिरों वाला प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। वर्ष पर्यंत चमकते सूर्य वाले मौसम के कारण इसे सूर्य नगरी भी कहा जाता है। यहाँ स्थित मेहरानगढ़ दुर्ग को घेरे हुए हजारों नीले मकानों के कारण इसे नीली नगरी भी कहा जाता है। मेहरानगढ़ का विशाल भव्य किला इस शहर को एक अलग ही पहचान देता है, जो एक पहाड़ी चट्टान पर 8 द्वारों के साथ विद्यमान है। जोधपुर के क्षितिज पर शोभायमान ऊंची पहाड़ी पर स्थित यह दुर्ग शत्रुओं के लिए हमेशा अभेद्य रहा। जोधपुर को दुर्लभ नस्ल के घोड़ों के लिए भी जाना जाता है, जिन्हें मारवाड़ी या मालानी के नाम से भी जाना जाता है। मेहरानगढ़ फोर्ट और म्यूजियम, बालसमंद झील, मंडौर, घंटाघर, जसवंत थड़ा, चामुंडा माताजी मंदिर, फूल महल, शीश महल, मोती महल, उमेद भवन महल, खेजरला किला समेत कई भव्य पर्यटन स्थल यहाँ आने वाले सैलानियों को स्थापत्य कला की उत्कृष्ट शैली से रूबरू कराते हैं। और सबसे बड़ी बात यह कि हम सभी जानते हैं कि कोरोना महामारी के कारण देश में लॉकडाउन लगाना पड़ा था, जिससे छोटे उद्योगों, मजदूर, किसानों, श्रमिकों को खासा नुकसान भी झेलना पड़ा था। नतीजा ये हुआ कि देश आर्थिक रूप से पटरी से थोड़ा सा उतर गया था। और प्रधानमंत्री ने कोविड-19 महामारी से पहले और बाद की दुनिया के बारे में बात करते हुए कहा था कि 21वीं सदी के भारत के सपनों को साकार करने के लिए देश को आत्मनिर्भर बनना आवश्यक है। और आज ही के दिन उन्होंने देश को आत्मनिर्भर बनाने की शुरुआत की थी। किसी भी देश को विकसित और आत्मनिर्भर बनाने के लिए 5 चीजें आवश्यक होती हैं: अर्थव्यवस्था, जनसांख्यिकी प्रणाली, आधारिक संरचना, अर्थव्यवस्था, मांग और आपूर्ति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 मई 2020 को आत्मनिर्भर भारत अभियान की घोषणा की, जिससे देश के 130 करोड़ लोग आत्मनिर्भर हों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना संकट के दौर से भारत की अर्थव्यवस्था को उबारने के लिए 20 लाख करोड़ रुपए के राहत पैकेज का ऐलान किया, जो देश की जीडीपी का 10% है। इस पैकेज को आत्मनिर्भर भारत अभियान का नाम दिया गया। सरकार का मानना है कि आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना से 58 लाख से ज्यादा कर्मचारियों का फायदा होगा। इसके तहत संगठित क्षेत्र में रोजगार देने पर बल दिया जाता है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को कर्मचारी भविष्य निधि से जोड़ा जा सके। इसके तहत वो संस्थाएं जिनमें 1000 या उससे कम कर्मचारी हैं, उन्हें 24% ईपीएफ अंशदान सरकार ने दिया। जिन संस्थाओं में 1000 से ज्यादा कर्मचारी हैं, उन्हें सरकार ने 12% ईपीएफ अंशदान दिया। नए रोजगार के अवसर खुले और बेरोजगारियों को नौकरियां मिली। देश की अर्थव्यवस्था मजबूत हुई और कोरोना महामारी के दौरान जिनकी नौकरी गई थी, उन सभी लोगों को फिर से रोजगार मिला। इस अभियान से रोजगार देने वाले संस्थान और कर्मचारियों दोनों को ही लाभ हुआ। यदि आप ईपीएफओ में रजिस्टर्ड नहीं हैं, तो आप योजना का लाभ लेने के पात्र नहीं हो सकते हैं। केंद्र सरकार ने इस योजना से जुड़ने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट atmanirbharbharat.mygov.in लॉन्च की है, जिस पर आप आवेदन करके आत्मनिर्भर भारत अभियान योजना का लाभ ले सकते हैं। आत्मनिर्भर भारत अभियान 1.0 की सफलता के बाद भारत सरकार ने आत्मनिर्भर भारत अभियान 2.0 और आत्मनिर्भर भारत अभियान 3.0 लॉन्च किया है। इसमें वन नेशन वन राशन कार्ड, किसान क्रेडिट कार्ड योजना, स्पेशल लिक्विडिटी स्कीम, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, एडिशनल कैपिटल एक्सपेंडिचर, मानव पूंजी को विकसित करना, नवाचार, अनुसंधान और विकास और किसानों की आय दोगुनी करना जैसी कई योजनाओं को जोड़ा गया है। और अब हम आपको बताएंगे कि भारत के गौरवशाली सांस्कृतिक इतिहास पर आधारित हमारी विशेष सीरीज इतिहास भारतीय संस्कृति के सूत्र में आज बात होगी तिरुपति वेंकटेश्वर इतिहास और विरासत की। तो आप संसद टीवी पर आज रात 9:30 बजे लोकप्रिय सीरीज इतिहास देखना मत भूलिएगा।
कौसल्या सुप्रजा रामपूर्वा संध्या प्रवर्तते। Venkatesh Suprabhatam. There are many Suprabhatams. Venkatesh Suprabhatam has been described as the most popular prayer in India. उत्तिष्ठ नरशार्दूला कर्तव्यं दैवमाह्निकम्। उत्तिष्ठोत्तिष्ठ गोविंद उत्तिष्ठ गरुड़ध्वज। तो आप समझ लीजिए एक किस्म की ये प्रार्थना है कि ये भगवान अपना शाइन में है और उनके जो उनसे माने एक विनय किया जा रहा है कि उठिए और हम लोगों की मदद की। पहले जो 29 वर्सेस हैं बेसिकली एन इन्वोकेशन फॉर हेल्प इन अ वे एंड टू रिक्वेस्ट द लॉर्ड टू वेक अप फ्रॉम हिज स्लीप। वक्षो विहारिणि मनोहर दिव्य मूर्ते। डॉक्टर विवेक देबरॉय के साथ इतिहास आज रात 9:30 बजे सिर्फ सनसेट टीवी पर। जहाँ ये कार्यक्रम देखना ना भूलें, ये इतिहास से जुड़ा हुआ हमारा बहुत ही खास कार्यक्रम है। हेलो इंडिया को आप टीवी के अलावा सनसेट टीवी के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी देख सकते हैं। आप अपना ये पसंदीदा प्रोग्राम टीवी के अलावा यूट्यूब और फेसबुक पर देख सकते हैं। साथ ही सनसेट टीवी को ट्विटर और इंस्टा पर भी ये सब उपलब्ध है। आप सनसेट टीवी की आईडी को फॉलो कर सकते हैं और उस पर अपने सुझाव भी लगातार हम तक पहुंचा सकते हैं। बिल्कुल प्रतिबिंब, और वक्त आ गया है अपने दर्शकों से विदा लेने का। लेकिन हर बार जब हम चलते चलते कुछ खास कई बार कलाकारों की प्रस्तुतियां छोड़कर जाते हैं और आज जो कलाकार आने वाले हैं वो हैं ए जनार्दन को समर्पित खास कार्यक्रम जिसका आयोजन किया गया। वहां पर जो प्रस्तुति हुई वो हम आपको दिखाएंगे। जी हाँ, इन तस्वीरों को आप देखिए, सराहिए और हमें दीजिए आज्ञा। मुझे और अमृता को नमस्कार। कल फिर आपसे भेंट होगी। नमस्कार।